बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में अदालती महाज से 3 मुकदमात की समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अब से कुछ देर पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े जारहाना अंदाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इतने जारहाना अंदाज़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से की गई कि वो तमाम हदें पार कर गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 2 बातों का इशारा दिया है। एक इशारा तो उन्होंने ये दिया कि अपोजिशन की इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और उस कामयाबी के बाद जो नया सेटअप बनेगा, जो नई हुकूमत तश्कील पाएगी, उस हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जाएगा ये आगे चल के आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरा इशारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिया है कि आइंदा का जो वज़ीर आज़म होगा वो शहबाज शरीफ होगा और शहबाज शरीफ से क्या वो दरख्वास्त करेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो आज की अदालती महाज से 3 ख़बरों की तफसीलात बयान करने से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बराह रास्त मुखातिब थे। अब जारहाना अंदाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो किस तरीके से तमाम हदें पार कर गए। आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी खातून अव्वल बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा हसास हैं। अब से कुछ दिनों पहले जो एक गुफ्तगू की गई अपना मोहसिन बेग की जानिब से मुराद सईद से मुतल्लिक़ और रेहम खान की किताब से मुतल्लिक़, तो मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई वो आपके सामने है। खातून अव्वल से मुतल्लिक़ यूट्यूब पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स क्या बातें करते रहे, उस पर यह पीका की नई तरमीम जो है मुतारिफ़ करवाई गई। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज पहली मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून अव्वल का जिक्र किया और बड़े संगीन इल्ज़ामात बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं और बड़े ज़िम्मेदार ओहदे के ऊपर वो बैठे हैं, उनकी जानिब से खातून अव्वल वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर लगाए गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब में जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उसके लिए जो पैसा पकड़ा जाता है, जो पैसा लिया जाता है, वो खातून अव्वल बुशरा बीबी वो तमाम पैसे, वो करप्शन, वो पैसे जो है वो जमा करती हैं, इकट्ठे करती हैं। यानी पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से जो उस्मान बुज़दार का नाम लिया जाता था कि उस्मान बुज़दार या उनके जो आगे फ्रंट मैन हैं वो पैसे ले कर मुख्तलिफ़ इस्लाम में मुख्तलिफ़ महकमों में लोगों के ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग की जाती है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये इल्ज़ाम जो है अब खातून अव्वल बुशरा बीबी पे लगा दिया है। इससे पहले कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए थे जिस पर खान साहब इतने ज़्यादा बरहम हुए थे कि पीका की नई तरमीम जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई। दूसरा जो इल्ज़ाम लगाया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कि आपकी अलीमा बाजी जो ये कहती हैं कि वो सिलाई मशीन के ज़रिए इतने पैसे कमाती हैं, तो कोई भी पाकिस्तान में इसे बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि अलीमा बाजी ने इतनी सिलाई मशीनें बेच लीं कि उनके पास अरबों रुपए, करोड़ों रुपए आ गए। और फिर साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात का इशारा दिया कि हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त करेंगे कि कोई अच्छा वज़ीर दाखिला लेकर आएँ। यानी एक इशारा दे दिया कि अगर तहरीक अदम एतमाद, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपोजिशन तो बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तो ये जो कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे, इसका एक सीधा साधा मतलब तो यह है कि आइंदा का जो भी नया सेटअप बनेगा, अगर बनेगा तो उसमें शहबाज शरीफ जो होंगे वो वज़ीर आज़म होंगे और उनसे वो कह रहे हैं कि हम कोई तगड़ा वज़ीर आला बनाने की दरख्वास्त करेंगे ताकि जो मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक ज़ुबान इस्तेमाल की है इमरान खान ने, मौजूदा वज़ीर आज़म ने, तो ये ज़ुबान बड़ी नामुनासिब जो है वो इस्तेमाल की गई। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे। बिलावल ज़रदारी ने कहा कि मैंने खातून अव्वल से मुतल्लिक कभी कोई गैर मुनासिब या ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जिस पर कोई एतराज़ कर सके। लेकिन ये करप्शन के इल्ज़ाम खान साहब दूसरों पे लगाते हैं, लेकिन खान साहब ये भी देख लें कि उनकी अहलिया के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आपकी अहलिया पैसे पकड़ती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, पंजाब में जो की जाती है। लेकिन साथ ही ये भी कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, आप दोस्तों ने जाना नहीं, ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब को तो तारीख़ का पता नहीं, मुझसे अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो मेरे ऊपर तो सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर दी जाती है, लेकिन खान साहब से अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए, उनकी ज़बान फिसल जाए और वो कोई मुक़द्दस आयात सही पढ़ने से या कोई नाम लेने पे जो है वो गलत पर उसका एक्सेंट कह देते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा
कि खान साहब को चूँकि तारीख़ का पता नहीं, उनके वालिद को भी कायदे अवाम यानी भुट्टो साहब की जानिब से करप्शन के ऊपर निकाला गया था। तो बड़ी संगीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अब देखना ये होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे मतलब आम सहाफ़ियों पर तो पीका कानून का इतलाक़ हो जाता है, उनकी गिरफ़्तारियाँ हो जाती हैं। क्या इमरान खान बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ऐसी सख्त तकरीर करने पर, ऐसे सख्त इल्ज़ामात लगाने पर गिरफ़्तार करने के हवाले से कोई दरख्वास्त, कोई कार्रवाई, कोई इंक्वायरी FI से रजू करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अदालती महाज से जो 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो आज चीफ जस्टिस बंदियाल ने इमरान खान के ख़िलाफ़ हुक्म जारी किया है, इस मुकदमे की समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये मुकदमा है NA 122 से मुतल्लिक, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अयाज सादिक की कामयाबी को कलअदम करार दिया था और अयाज सादिक को डीसीट करते हुए NA 122 में, जो कि 2013 के इलेक्शन की बात है, दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अयाज सादिक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं हुक्म इम्तना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मैं सिर्फ हकीकत सामने लाना चाहता हूँ। और जो इलेक्शन कमीशन ने NA 122 में ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर रखा है, मैं वो इलेक्शन लड़ूंगा और दोबारा इलेक्शन जीत कर कौमी असम्बली में आऊँगा। तो आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई, क्योंकि 9 साल पुराना मुकदमा है, तो चीफ जस्टिस ने यही कहा कि ये मुकदमा तो अब गैर मौसर हो चुका है। 2013 का इलेक्शन है, 2018 के इलेक्शन के बाद नई असम्बली वजूद में आ चुकी है। तो अयाज सादिक ने आज चीफ जस्टिस के साथ मुखातिब हुए, उनके वकील भी उनके साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ट्रिब्यूनल ने अयाज सादिक पर लाखों रुपए का जुर्माना भी किया है और जुर्माना उस मद में किया गया कि जो हल्के में डाले गए वोटों की वेरिफिकेशन कराई गई थंब इम्प्रेशन के ज़रिए, उसका पैसे पहले इमरान खान ने अदा किए, क्योंकि खान साहब ने अयाज सादिक की कामयाबी पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू किया था। लेकिन जब फैसला अयाज सादिक के ख़िलाफ़ दिया गया तो वो पैसे इमरान खान को अदा करने के लिए अयाज सादिक को हुक्म दिया गया। अयाज सादिक चीफ जस्टिस के साथ मुखातिब हुए। उनका ये कहना था कि सियासी मामलात कभी ख़त्म नहीं होते, मैं स्पीकर था, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। और चीफ जस्टिस ने उनसे ये पूछा कि ये ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद आपने कितने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं और कितने इलेक्शन आपने जीते हैं? तो अयाज सादिक ने कहा कि मैंने 2013 का इलेक्शन कलअदम होने के बाद स्टे ऑर्डर नहीं लिया, हुक्म इम्तना नहीं लिया, जिस तरह से कासिम सूरी हुक्म इम्तना लेके बैठे हैं। मैं गया हल्के में जाकर मैंने इलेक्शन लड़ा और ख़ुद को बेकसूर करने के लिए, साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की। अयाज सादिक ने कहा कि असल मसला ये है कि वो मेरी इज़्ज़त का मामला है कि मेरी इज़्ज़त को उछाला गया। मैंने हत्या की इज़्ज़त का मुकदमा भी खान के ख़िलाफ़ दर्ज करवा रखा है, फाइल कर रखा है, लेकिन वो भी कई सालों से ज़ेर अल्तवा है। वकील ने कहा अयाज सादिक ने कि अगर गलतियाँ इंतखाबी हमले से हुई थी तो फिर अयाज सादिक क्यों जुर्माना अदा करें? ये जुर्माना तो अयाज सादिक को नहीं होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर इस मामले पर जो हर्जाना है उसे ख़त्म करने के लिए हमें इमरान खान का मौक़िफ़ सुनना होगा और मौक़िफ़ सुनने के लिए उन्हें नोटिस जारी करना पड़ेगा। तो नोटिस अदालत ने जारी कर दिया है इमरान खान को, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से नहीं, क्योंकि ये 2013 के इलेक्शन का मामला है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह ज़रूर कहा कि इस मुकदमे को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीम के ख़िलाफ़ जो मुकदमे की समाअत हुई है, काफ़ी तवील ये समाअत रही, पौना घंटा से ज़ायद ये समाअत जो है वो जारी रही। तो कोशिश करेंगे 3 से 4 मिनट में ये सारी तफसीलात अदालती कार्रवाई की आपके साथ शेयर करें। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पीका का सेक्शन के तहत कितनी गिरफ्तारियाँ की गई हैं, क्योंकि FIA ने अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की गई। 3 सालों में पीका कानून के तहत 2,39,000 शिकायत आई, जिसमें 94,000 जो शिकायत थी वो सेक्शन 20 के ख़िलाफ़ जो है या सेक्शन 20 से मुतल्लिक जो है वो FIA को भेजी गई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितनी गिरफ्तारियां आपने सेक्शन 20 के तहत की हैं, तो FIA ने बताया कि कोई गिरफ्तारी नहीं की। तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर मोहसिन बेग का मुकदमा हमारे सामने है, आपने सेक्शन 20 के तहत उसको गिरफ़्तार किया है। FIA ने कहा कि मोहसिन बेग ने और यूट्यूब पर और भी प्रोग्राम किए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो FIR दर्ज की है मोहसिन बेग के ख़िलाफ़, उसमें तो सिर्फ उसी एक प्रोग्राम का हवाला है, दीगर जो प्रोग्राम के जो आप जिक्र कर रहे हैं उसका तो किसी जगह पर हवाला मौजूद ही नहीं। फिर चीफ जस्टिस ने FIA के हुकाम से कहा कि जो FIR आपने दर्ज की है मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ उसको अदालत में पढ़ें। उस FIR को पढ़ा गया और फिर चीफ जस्टिस ने FIA से भी पूछा और अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि ये जो आपने 20D का सेक्शन लगाया है इस दरख्वास्त में कि मोहसिन बेग ने जिस्मानी तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे मुराद सईद को जो है वो हिरासा किया है, क्या ये इस सेक्शन का इतलाक़ हो सकता था? ऐसा क्या आपके पास प्रूफ मौजूद है? उसमें तो एक किसी किताब का हवाला दिया गया था, तो फ़िज़िकली हरासा करने का आपने ये सेक्शन किस तरह से निवोक कर दिया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस नुक्ते पर अभी आप मेरी राय ना लें,
क्योंकि ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चलना है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये तो एफआईआर जो एफआईए ने दर्ज की है उसकी क्वाशमेंट के खिलाफ अदालत से रिजू किया गया है। लेकिन अटॉर्नी जनरल बार बार यही दरख्वास्त करते रहे कि ये जो सेक्शन 21D का इतलाक़ किया गया है मोहसिन बेग के ऊपर, इस पर मेरा नुक्ता जो है वो ना लिया जाए, नुक्ता नज़र ना लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से कि आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई तनकीद ना करे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीका का जो इशू है वो बड़ा सीरियस हो चुका है और उसमें मामलत करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप, बल्कि इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो प्रोग्राम में बात की गई आप वो भी सुन लें। तो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल की इस बात करने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या बात करते हैं, अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर सियासत छोड़ दें। प्रोग्राम लंबा हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प अदालती कार्रवाई आपने सुन के जो है वो जाना, आप प्रोग्राम को आप बीच में नहीं छोड़ सकते। और बल्कि आज के प्रोग्राम के बाद अगले प्रोग्राम में हमने आपको ये भी बताना है कि जो सेक्शन आर्टिकल आइन के आर्टिकल 63A का हवाला दिया जा रहा है, ये आर्टिकल 63A है क्या और इसका किसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसको नुकसान पहुँचेगा, इस पर भी अगले प्रोग्राम में आपके साथ हमने गुफ्तगू करना है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म से इन तरमीम पर बात हुई, इन तरमीम का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मेरे ख्याल से ये तरमीम जो पीका कानून में ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई हैं, इन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। इदारों को फौजदारी कानून के ज़रिए हिफाजत की ज़रूरत नहीं होती। ये रियासत का जो लॉ ऑफिसर है, जो बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के हमने मालचिए पालचिए देखे हैं, लौंडे लपाड़े देखे हैं, जो इस कानून का एतराफ़ जो है वो दिफा कर रहे होते हैं, जिन्होंने ये कानून बनाया है, उनका अपना अटॉर्नी जनरल, उनका अपना लॉ ऑफिसर अदालत में जाके कह रहा है इस कानून को बरकरार नहीं रखा जा सकता। आगे सुनिए अटॉर्नी जनरल अदालत में क्या कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया है कि नेचुरल पर्सन की जो तारीफ़ इन तरामीम में शामिल की गई हैं उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत ये मामला वफाकी काबीना को दोबारा भिजवा दे, स्टेक होल्डर के साथ मशावरत करके नया कानून जो है वो जारी करेंगे। फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जब पीका की तरमीम के ऊपर एतराज़ आया तो मुझसे वज़ीर-ए-आज़म ने पूछा कि ये एहतजाज या एतराज़ क्यों उठाए जा रहे हैं, तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि गलती हमारी है और हमें अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि पीका तरमीम के तहत किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर पर तनकीद करें, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि किसी की बेटी को कोई भगा के ले गया, और ये भी नहीं कह सकता कि, बल्कि उन्होंने एक और मिसाल भी दी अटॉर्नी जनरल ने कि ये कहना भी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर पर यह इल्ज़ाम लगा दे कि उसने मुल्क को तबाह कर दिया लेकिन उसकी बेटी भाग गई, ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को तबाह करने वाला इल्ज़ाम लगाना भी फौजदारी कानून के ज़ुमरे में आता है। सियासी जमातें अगर तय कर लें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो बदतमीज़ी का तूफ़ान है वो रुक सकता है। मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरा जो मामला है, मुझे जो किस चीज़ की परवाह है, अगर कोई चीज़ मेरे नज़दीक अहमियत की हामिल है, वो अदालती फ़ैसले हैं। अटॉर्नी जनरल का मौके के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बड़ा मुनासिब जवाब अदालत को दिया है। फौजदारी अगर इसे कानून बनाया गया तो इसके नताइज बड़े संगीन हो गए। हो सकता है कि हुकूमत खुद सेक्शन 20 को ख़त्म कर दे। अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ पर यह मामला वफाकी काबीना इसको देख कर जो भी फैसला करना है वो वफाकी काबीना कर सकती है। अब जो बल्कि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, जो अदम एतमाद की तहरीक आई है, इस सूरत हाल में तो हुकूमत को जाके मैं नहीं कह सकता कि आप फौरी तौर पर पीका तरमीम के ऊपर इजलास बुला लें। तो बहरहाल केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया, पीर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह ज़रूर कहा कि आप तनकीद को जो है वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब मगरबी पाकिस्तान में जंग जारी तो यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों को यही बताया जाता रहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि सकूत ढाका हो गया। वैसे आपको ये भी बता दें कि 63A के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ब्लॉगर शुरू हो चुके हैं कि बस खान साहब ने एक तेज़ तरीन मिसाइल 63A का मार दिया है। ये भी नाज़रीन मगरबी पाकिस्तान वाला मामला है। कैसे ये मगरबी पाकिस्तान वाली ख़बरों के साथ जो आवाम को धोखे में रखा गया उससे कितनी मुमासरत रखता है, ये भी आपके साथ मैं अगले प्रोग्राम में शेयर करूँगा। इसके बाद कमल शोजब साहब का मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ने अजहर सदीक से कहा कि आप भी वीलॉग करते हैं, आपके खिलाफ किसी ने शिकायत की तो आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं, आपको भी अंदर डाला जा सकता है। अजहर सदीक ने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। कमल शोजब साहिबा आज कमरे अदालत में मौजूद थी। सारी कार्रवाई को छोड़ कर मुख्तसर करते हैं। कमल शोजब साहिबा ने कहा कि मैं एक आम शहरी की हैसियत से अदालत के सामने पेश हुई हूँ और इस मुकदमे का अटॉर्नी जनरल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि जब वो FIR वो दरख्वास्त पड़ी गई अदालत के अंदर जो कमल शोजब साहिबा के जो खामन है जो FIA को दी गई थी, तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि क्या अब आप बताएं, आप रियासत के वकील हैं, लॉ ऑफिसर हैं, क्या ये FIA का मुकदमा बनता था? तो उसके जवाब में कमल शोजब ने कहा था कि मैं इस मामले से अटॉर्नी जनरल का कोई ताल्लुक़ नहीं।
कमल शोजब साहबा ने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आप सबको बात करने देते हैं लेकिन मुझे बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और ये बात करते हुए कमल शोजब साहब ने यह भी कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि किसके साथ सोकर आकर कौन सी खातून जो है वो MPA बन जाती है, MNA बन जाती है और कौन बनी गाला को सर्विसेज फराम कर रहा है। ये बात करते हुए कमल शोजब साहबा रो पड़ी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपका हम एहतराम करते हैं, लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए कानून मुख्तलिफ है। FIA ने 95,000 उनके पास शिकायत थी, लेकिन आपकी शिकायत को क्यों तरजीह दी, ये भी सवाल है। अरज़ सदीक ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो इल्ज़ामात उनकी मौकला पर लगाए गए उससे कोड़े की सज़ा जो है बनती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो स्टेटस होता है, अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को यानी कमल शोजब साहबा को उनके स्टेटस के हवाले से आगाह करें। सोशल मीडिया पे जो भी होता है वो सियासी जमातों की वजह से होता है। तो कमल शोजब साहब ने कहा कि इस मामले को सियासी ना बनाया जाए, सबको बोलने देते हैं, मुझे बोलने की इजाज़त नहीं। क्या मेरा कोई रिश्तेदार गैरत के नाम पर रज़ी दादा जो मेरे खिलाफ यूट्यूब पे प्रोग्राम करता है उसको जाके गोली मार दे? तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये सब के ख़िलाफ़ हो रहा है, किसी एक खातून के खिलाफ नहीं, सोशल मीडिया पे सब के ख़िलाफ़ हो रहा है, हुकूमत वाले लोगों की तरफ के ख़िलाफ़ भी और जो बाकी लोग हैं जिनका अपोजिशन के ताल्लुक़ है उनके ख़िलाफ़ भी हो रहा है। लेकिन ज़िम्मेदारी जो है वो सियासी जमातों की है। इस खातून को अटॉर्नी जनरल से कहा चीफ जस्टिस ने, इस खातून को समझ नहीं आ रही, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है। और फिर कमल शोजब साहबा को उनके नशिस्त पे बिठा दिया गया। इसके बाद एडवोकेट अजहर सईदी साहब, जिनके साथ हमने रात खाना भी खाया है, लेकिन जो रिपोर्ट है अदालती कार्रवाई की वो तो हमने करनी है। तो अजहर सदीक साहब ने शोर शराबा किया, अपना मौक़िफ़ देने के लिए उन्होंने अपना जो आवाज़ थी वो कमरा अदालत में बुलंद की। तो उनकी भी चीफ जस्टिस की जानिब से सरजनिश की गई और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरिट पर इस केस को सुनेंगे। और FIA से ये पूछा है कि आपने ये बताना है कि 95,000 दरख्वास्तों को छोड़ के आखिर क्या वजह थी कि कमल शोजब साहबा के जो खामंद की दरख्वास्त थी उसे क्यों तरजीह दी गई, उस पर फौरी तौर पे कार्रवाई क्यों जो है वो शुरू कर दी गई, इसका जवाब देना है। तो FIA ने कहा कि हमारे पास FIA के जो ऑफिसर थे बाबर बख्त कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि ये मुकदमा मेरे इस ओहदे पर अपॉइंट होने से पहले का है, ये किस तरह से प्रायोरिटी इस केस को दी गई मैं आइंदा समाअत पर फ़ाइल को देकर अदालत को बता सकता हूँ। तो पीर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।